नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और हमारे इस खास पेशकश में आज बहुत ही खास मेहमान हैं महिषी से आरजेडी नेता, जिन्होंने जनता का विश्वास जीता और उनके जनप्रतिनिधि के तौर पर बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करके विधानसभा में उनकी आवाज़ बनकर पहुंचे हैं। डॉक्टर गौतम कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू। गौतम जी, ये कॉम्पिटिटिव नेचर आपका रहा है, ये तो हमको पता है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी आप करते थे। आपने कंपटीशन बिहार की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास की है और चुनाव में भी कंपटीशन हुआ, 2-3 बार में आप पास कर ही गए। तो इस सफ़र को हम जानना चाहते हैं आपकी ज़ुबानी कि आपका सफ़र एज अ स्टूडेंट, एज अ कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट और अब विधायक। सबसे पहले बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कशिश न्यूज़ पूरे परिवार को, खास तौर पे आज के खास पेशकश के लिए मेरे जैसे एक साधारण राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को चुनने के लिए दीपक बाबू, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ, मजबूत स्तंभ, जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने की क्षमता रखने वाले कशिश पूरे चैनल परिवार को। और जहाँ तक आपका सवाल है कि कंपटीशन कोई भी हो, तो मैं अक्सर अपने बोलचाल में यूज करता हूँ कंपैरिजन टू कंपटीशन। खुद को दूसरे से कंपैरिजन करो और खुद को बेहतर बनाते चलो। जहाँ आपकी कमी मिलती है उस कमियों को आप दूर करते जाइए, बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है, हर कुछ की काबिलियत एक व्यक्ति में नहीं हो सकती है, लेकिन जब हम अपनी कमियों को ढूंढते हैं तो निश्चित रूप से उन कमियों को दूर करते हैं और बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से ये सफ़र शुरू हुआ। मेरे में भी बहुत सारी कमियां थी, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कम क्षमता का आदमी हूँ। और आप लोगों के माता पिता के आशीर्वाद से, जनता भगवान के आशीर्वाद से तीसरे प्रयास में मैं जीत हासिल किया हूँ। और अगर इसको कायदे से कहा जाए तो मैं पहला चुनाव जो 15 का था उसको मैं हारा था। दूसरा चुनाव में हारा नहीं था, मुझे सिस्टम ने हरा दिया था। हालांकि बहुत लोगों को आपत्ति होगी, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज अगर कोई कहेगा कि गौतम कृष्ण हारे हुए हैं 2020 में, तो मैं कहूँगा जीतन राम मांझी साहब से आप पूछ लीजिए कि मैं कैसे हारा हूँ और मेरे जैसे प्रत्याशी को कैसे हरा करके जीते जाते हैं, वो मांझी साहब बता सकते हैं, बहुत बेहतरीन। चलिए, तो ये सियासी बातें तो हम जरूर करेंगे, लेकिन हम थोड़ा आपके इस मेहनत को, आपके प्रयत्न को और जनता से जुड़ाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप रहने वाले कहीं और के हैं, एक बहुत ही प्रभावशाली और नामी जगह मधेपुरा से रहने वाले हैं शायद, और आपने एक बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा पास की। आपने एक बहुत ही अव्वल दर्जे की सरकारी सेवा में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। वो सब छोड़कर ये गलियों की खाक छानने की क्या नौबत आ गई? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, जिनका उत्तर 2-4 शब्दों में या 2-4 लाइन में नहीं दिया जा सकता है। फिर भी इसके बावजूद भी मैं उसके थीम पॉइंट को मैं बता रहा हूँ। कशिश परिवार के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं ऐसा कोई न प्रभावशाली परिवार से हूँ, न मेरी कोई विरासत रही है, न बाहुबल रहा है, न धन बल रहा है। मैं साधारण, इतना साधारण हूँ, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी, मेरे घर की स्थिति इतनी नाजुक थी कि मुझे पढ़ाने की सारी जिम्मेवारी मेरे मामा जी उठाए। मेरे ननिहाल पक्ष की तरफ से ये सपोर्ट मिला कि मुझे ही नहीं, मेरे तीनों भाई बहन को, 2 भाई और 1 बहन। मेरी बड़ी बहन रेनू है जो शिक्षिका है, उसके बाद संजय भैया हैं, उसके बाद मैं हूँ सबसे छोटा। ये सभी भाई बहनों को पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरे मामा ने उठाया। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में मधेपुरा से, श्री जयकांत यादव जी, मैं प्रणाम करता हूं। और मेरी मामी श्रीमती रीता यादव जो पोस्ट मास्टर है। तो आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने इस योग बनाया है कि मैं चैनल पर बैठा हुआ हूँ। और कशिश परिवार ने निश्चित रूप से, मैं हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से अपने मामा और मामी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे हर वक्त यह एहसास होता है कि मामा मामी अपनी नैतिक जिम्मेवारियों का अगर निर्वहन नहीं किए होते तो शायद मैं भी एक साधारण सा बन करके कहीं काम धंधे के जुगाड़ में रहता, पटना और दिल्ली और हरियाणा में रोजी रोटी की तलाश करता। तो उन लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया
बड़ी मेहनत से मधेपुरा से पढ़ाई करके पटना कॉलेज आया। पटना कॉलेज का सौभाग्य मिला टॉपर बनने का भी अपने डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस का। पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट बनने का। फिर 2008 में यहाँ से हम लोगों ने अपनी तैयारी करके दिल्ली गए तो फिर आईएएस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तब तक मैं सिलेबस चेंज हो गया आईएएस का, क्योंकि बचपन का ये सपना था कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन सपना साकार नहीं हो कर पाया क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया। जो नए सिलेबस आए उसको पूरी मेहनत से फिर से तैयारी करने की ज़रूरत थी, और घर की स्थिति ऐसी नहीं थी जिसको मैं पहले जिक्र किया। तो ऐसी स्थिति में विकल्प के तौर पे जो बीपीएससी आया 53वीं बैच का ये बीपीएससी आया, तो हम लोगों ने उस बीपीएससी को आजमाया और पहले ही प्रयास में बीडीओ बन गए। लेकिन सौभाग्य का बात ये रहा कि इससे पहले नेट जीआरएफ, चूँकि मैं पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा, तो मैं अपने पॉलिटिकल साइंस से नेट दिया जिसमें मुझे जीआरएफ मिल गया। तो एक संतुष्टि मिली कि चलो अब कितनों मैं गिरूंगा तो एक पौधान, एक सहारा मुझे मिल गया है। अब शायद मैं अपने मामा मामी का और परिवार का बोझ नहीं बन पाऊंगा, कम से कम अटक जाऊंगा। क्योंकि उस समय जीआरएफ के रूप में लगभग 22,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप रुपया मिल रहा था। तो मुझे लग रहा था चलो इससे पढ़ाई भी हो जाएगी, तैयारी भी करता रह जाऊंगा आईएएस का, और घर की जिम्मेवारी और घर का भार भी हट जाएगा। तो ये सहारा मुझे वहाँ मिला। फिर वीडियो बन गए। तो वीडियो बने तो 2016 अगस्त 2013 को रिजल्ट आया। 1 नवंबर 2013 को सहरसा में मैं ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद नौहट्टा का वीडियो बना। तो आपका सवाल ये था, मैं सवाल की पृष्ठभूमि में थोड़ा सा घुस गया, क्योंकि जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा तब तक आपको लगेगा कि आखिर कि वीडियो बनकर के रिजाइन कर किए थे। तो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ दीपक सर कि मैं बचपन से ही एक सिद्धांतवादी रहा हूँ, और ये सिद्धांत कई अलग अलग तरीके के सिद्धांत हैं। मैं बचपन से, जैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आपके चैनल के भी माध्यम से मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि 99% ये तय है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। किसी चीज़ का दरियाफ्त कर लीजिएगा आप कहिएगा 1% तो आप झूठ बोलने का छिपा कर रखे। नहीं, 1% मैं छिपा नहीं रहा हूँ। कभी कोई इन्फॉर्मेशन मिसमाइंड हो जाए, स्वाभाविक, कोई बात भूल जाऊँ, कोई ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, तो इसमें कभी कभी हो सकता है कि एक वो झूठ जैसा आपको लगेगा, लेकिन वो ऐसा मेरा नेचर, वैसा मेरा विचार नहीं है। तो इसलिए मैं इसको कहूँगा, और 99% तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं भी दरियाफ्त करेंगे, किसी भी रूप में दरियाफ्त करेंगे, तो आपको वही सत्यता मिलेगी जो मैं अपने मुँह से बोल रहा हूँ। तो ये बताइए कि परिवार में इतनी विषम परिस्थितियाँ थी, ननिहाल की ओर से इतना आपके लिए बेहतर प्रयास किया गया, सरकारी नौकरी मिल गई, घर में तो खुशियां मनाई जा रही होंगी, और जब पता चला कि लड़का तो सरकारी नौकरी से रिजाइन दे दिया। बिल्कुल आप हम लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं। और एक तो बैकवर्ड कम्युनिटी के आदमी जो नौकरी को ही अपना भगवान समझता है, और जहां आर्थिक स्थिति अगर कमजोर हो तो वो क्या समझता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और तीसरी बात, जब जॉब भी हो, थोड़ा इज्जत वाला पद हो, और थोड़ा माल कमाने वाला भी हो, तो लोगों को लगता है अरे यार अब तो झोला में कमाई होगी, अब तो बोरा में कमाई होगी, घर खरीदेंगे, महल बनाएंगे, प्लॉट खरीदेंगे, 1 महल 2 महल 4 महल खरीदेंगे, बीघा का बीघा ज़मीन खरीदेंगे, बहन को, माँ को, पूरे परिवार को, समाज को लगेगा मोटा मोटा सोना का चेन पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया। ये सपने क्यों तोड़ दिया आपने? सारी चीज़ों का अरमान तुरंत जागता है। तो आपने ये सपने क्यों तोड़े? लेकिन कभी कभी सर होता है ना, कुछ सिद्धांतवादी आदमी को आजकल के समाज में बेवकूफ़ कहा जाता है, पागल कहा जाता है। घर वालों ने भी कहा होगा। निश्चित, मैं उससे अलग थोड़ी हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। मुझे भी इस तरह से कहा गया पगला है, समझ नहीं रहा है, राजनीति का शौक चढ़ गया, किसी ने कहा महत्वाकांक्षा कपार पे चढ़ गया, किसी को लगा कि अरे यार पगला गया था, कोई विरोधी ने कहा कि अरे भ्रष्टाचार की बहुत आरोप लगी थी इसलिए छोड़ दिया, किसी ने कहा कार्रवाई होने वाली थी इसलिए छोड़ दिया। मतलब चश्मा जैसा जैसा पहना
वैसे वैसे नज़रों से आपने मुझे देख लिया। सिद्धांत और जनसेवा के लिए आपने सरकारी लेकिन नौकरी छोड़ दी। हकीकत यही था, ईमान और स्वाभिमान से गौतम कृष्ण न कभी समझौता किया था। जिस दिन बेरोजगार था, जिस दिन वीडियो में था, और जिस दिन फिर संघर्ष के दौर हुए, जिस दिन मैं चुनाव हारा, जिस दिन जबरदस्ती हराए गए, और जब आज मैं जीता हुआ, तब भी आपके कैमरा के सामने कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, विनम्रता के साथ कहता हूँ, गौतम कृष्ण अपने ईमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है और अपने स्वाभिमान से भी कभी समझौता नहीं करता हूँ। ये मेरा अकर नहीं है, क्योंकि मेरा स्वाभिमान बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो मैं अपने स्वाभिमान और अपना ईमान को मैं ईश्वर समझता हूँ। मुझे ये ये कतई शौक नहीं है दीपक सर, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिले, मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, मेरी लोग प्रशंसा करें, लोग फूल मालाएं पहनाए, लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करें। मुझे इस बात का कतई शौक नहीं है, कतई शौक नहीं है। मुझे एक बात का बस इतना ही ईश्वर से मैं कामना करता हूँ, हे ईश्वर, मेरा ईमान और मेरे स्वाभिमान को आप बचाए रखना, क्योंकि यह अगर मेरे साथ से हट जाएगा तो मैं जिंदा जी लाश बन जाऊंगा। और इसी दोनों के लिए मैं मेहनत करता हूं, और यही दोनों की वजह से वीडियो के बीच में अकर आया था, समस्या आई थी। इसलिए मैं कहता हूं, ईमान और स्वाभिमान से जिस दिन समझौता करना पड़ेगा तो गौतम कृष्ण या तो पहले लड़ेगा, लड़ते हुए लगेगा कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो छोड़ करके भी मैं एक स्टेप पीछे आया, छोड़ा नहीं। अगर छोड़ता तो महसी और नौहट्टा छोड़ करके भाग जाता, मैं वहीं अड़ा रहा। मुझे इस बात का विश्वास था, इस बात की मुझे भान थी, इस बात का मुझे अंतरात्मा गवाह दे रहा था कि मैंने जिस जनता के लिए, जिस जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके लोगों को बिना 1 रुपया लिए हुए, बिना लेट लतीफ़ी किए हुए काम किया हूँ, तो ये मुझे इंसाफ देंगे। और जो लोग मुझ पे लगे हुए हैं, जो व्यवस्था मुझ पे लगी है, उनको आज न कल उसे करारा जवाब मिलेगा कि गौतम सही था, मैं गलत था। चलिए, जवाब मिला। और मैं इस पे और बिल्कुल हम इस पर एक बात बता रहा हूं। एक सर इधर हुआ क्या, मैं जिक्र नहीं करूंगा। हमारे एक माननीय मिले, माननीय मंत्री साहब, वो बोले गौतम चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैंने कहा सर प्रणाम, आपका आशीर्वाद हो। तो कहते हैं उस दिन मुझे लग रहा था ये लोग सारे लोग आपके बारे में गलत कह रहे थे। तो मुझे लगा कि आप गलत हो, ये लोग सही होंगे। मुझे आज लगता है आप सही थे, वो लोग गलत थे, मेरे पार्टी के लोग गलत थे, मुझे आपके बारे में गलत कहा था। चलिए, शुक्रिया करता हूं। चलिए, तो पॉलिटिकल साइंस में अपने बैच के टॉपर, पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पहली प्रयास में निकालने वाले और अब विधायक बन चुके गौतम कृष्ण जी से हम थोड़ी सियासी बातचीत करेंगे। और इस छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ी सियासी सवाल जवाब। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गौतम जी हमारे साथ हैं, विधायक बन गए हैं, व्यवस्था में आप रह चुके हैं, तो व्यवस्था की खूबियां और खामियों से आप परिचित हैं। अब निर्णायक भूमिका में आ गए हैं, भले ही विपक्ष में हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधि के तौर पर अब आप बन चुके हैं। तो ये तालमेल बिठाकर जनता का काम होता रहे, सरकार के साथ नाइंसाफ़ी उनकी तरफ से ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? सबसे पहले तो मैं ब्रेक के बाद पुनः प्रणाम करता हूं, दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ। जीतन राम मांझी साहब के तरीके से नवनिर्वाचित सरकार को बधाई। जीतन राम मांझी साहब के तरीके से नवनिर्वाचित माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार को बधाई हो, बीजेपी की गठबंधन और जदयू की गठबंधन को बधाई हो। बस उम्मीद करता हूं आपने जो वादे किए हैं, जो इरादाएं आपने स्पष्ट की है, जो पिछले 20 साल से तो आपने किया नहीं, कुछ दिनों से तेजस्वी जी की रोड मैप का नकल करके आपने कुछ कर दिया है। क्योंकि आपके पास कोई विजन उजन है नहीं, आप बस बघाड़ते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, विजनरी आइडिया के लोग हैं, लेकिन ऐसा 20 साल में कुछ दिखा उखा नहीं। रोजगार के अवसर देने वाले हैं, इतने रोजगार पिछले बार दिए, इस बार ये दिए, वो दिए, सारी बातें आपने की। बस जीतन राम मांझी साहब के स्टाइल में नवनिर्वाचित सरकार और गठबंधन के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जो वादाएं आपने किया है, जो जनादेश का चोरी करके अपनी सरकार बना करके आपने लोगों को भरोसा दिलाया है,
बस उसको पूरा कर दीजिए। आप कैसे जीत गए? भैया दूध का जला हुआ छाछ को फूक फूक के पीता है। मैं रात दिन मेहनत किया हूँ हजूर, और लगभग मैं 50,000 मतों से जीतने का मेरा वहां का आप पूछ लेंगे, इसलिए बड़े अंतराल से मेरी जीत सुनिश्चित थी, इसलिए मैं जीत गया। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं जनता मालिकों के बीच में जब जाता था, आप पूछिएगा, मेरा रिकॉर्ड होगा सर, तो मैं कहता तो अपने ठेठी और मैथिली के लैंग्वेज में, हे गे माय बहिन, हे हो कक्का, हे हो चचा, हे हो बाबा, हे हो भैया, वोट बढ़ाया कदी हो, चोरबा के हिस्सा लगाया कदी हो, चोरबा सब चोराया लते तो कम वोट रहते तो हम फिर हार जेबे। आप पूछ लीजिएगा, अगर ये रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं, आप कहिएगा ये दोहरा मापदंड का व्यक्ति है। मैं ये कहता था, मुझे इस बात का एहसास था कि वोट चोरी होगी, और जिस बातों को मांझी जी ने एक्सेप्ट कर लिया है, सिस्टम के ब्यूरोक्रेट्स ने मदद किया उनको, सरकारी धन ने उसमें सहायता प्रदान किया है। राजनीति में कहा जाता है कि इमेज ही सब कुछ है, इमेज बनाना पड़ता है, तो एक ये इमेज आपने गढ़ा है वोट चोरी का, और दूसरा ये जो आप भाव भंगिमा डाले रहते हैं, हवाई चप्पल, साधारण सा पैंट, ये खादी भी है या खादी जैसा दिखने वाला है? सर ये क्या है तो पता नहीं है, जो दे दिया पहन रहा हूँ, सब चाहिए ही। लेकिन एक कलर कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार है, लाल है, ब्लू है और हरा है, मतलब पूरे इंडिया अलायंस आप में दर्शन हो जाता है। ये सोच समझ के आपने रखा है क्या? सर सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो करूँगा दीपक बाबू आपको कि आपने इतने गौर से मुझे देखा है, आपने इतने गौर से देखा। सर इतनी गौर से तो पत्नी भी नहीं देखती है कि क्या मजबूरी है, क्या अच्छा, आपकी मजबूरी है, आपका कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है ये क्या? नहीं, हमारी आपने कहा कि मजबूरी है, अगर किसी के दबाव में किसी ने कहा हो कि भैया इसको फोकस करना, इस पर, ये मजबूरी का नहीं होता है। आप पर फोकस करना, जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना। सर आप कीजिए ना, जो सब्जेक्ट लाना है बस। मेरा बताइए ये भाव भंगिमा क्या है? ये भाव भंगिमा नहीं है सर, शब्दों का सिलेक्शन थोड़ा इससे कीजिए सर, आसान कीजिए। आप ये जीवन शैली का अंग है, और ये इस तरह के चीज़ों से मुझे अच्छा लगता है। पहनता नीची चप्पल पहनता हूँ, इसमें भी कहीं कोई अन्य बातें नहीं है, क्योंकि मैं दिल का साफ सुथरा हूँ, और मैंने कहा सर 99% सच बोलता हूँ, आप कहीं देख लीजिए। क्योंकि जिस महिषी विधानसभा से मैं चुन के आया हूँ, वहाँ के जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो आधे पानी का है, चूँकि कोसी पेट में बसा हुआ है, तो उसमें से अमूमन मुझे लगता है 18 पंचायत कोसी बांध के अंदर बसे हुए हैं जी। पूर्वी कोसी तटबंध और पश्चिमी कोसी तटबंध के अंदर बसे हुए हैं। ऐसे में होता है कि या तो पानी के महीना पूरा पानी 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 पूरा दिखेगा, हिंद महासागर जैसा दिखेगा, 12 किलोमीटर का पेट या 8 किलोमीटर का पेट है पूर्व से पश्चिम का, तो पानी पानी नजर आएगा। अगर पानी सूख जाएगा तो सर फिर आलू बालू ही आपको आएगा। जैसा अभी गेहूं का सीजन है, कुछ दिनों के बाद आप जाएंगे तो मुझे लगता है आप देखेंगे तो आपको लगेगा, मेरी बात में अगर आपको लगेगा तो आप ये दोहरा मापदंड भी चला सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप चैनल पे देखिए, बोल क्या रहे हैं, देखिए क्षेत्र में कैसा है। अब मुझे लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ उस पूरा बालू का क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में जैसे आपका सर जूता है, कितना बेहतर जूता है, अगर आप जूता में जाएंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ सर ये पूरा जूता आपका बालू में डूब जाएगा, अंदर धंस जाएगा, धंसेगा तो पूरा बालू बालू हो जाएगा, तो कंफर्टेबल आप नहीं होंगे। फिर पानी का है तो नाव से हम लोगों को इस साइड से उस साइड क्रॉस करना, जहाँ कछार का इलाका होता है वहाँ नाव सही से आपको किनारे तक नहीं आता है, तो उसको पानी में क्रॉस करके आपको वहाँ तक नाव तक जाना होता है। ऐसी स्थिति में आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो जब मैं चप्पल में रहता हूँ तो मुझे ऐसा कभी दिक्कत समस्या नहीं होती है, लेकिन आप जूते में रहेंगे तो आपका जूता भीग जाएगा। आप फिर जूता को खोलिए, मोजा को खोलिए, फिर पहनिए, फिर नाव पे पहनिए, फिर उतरिए, फिर पहनिए उतरिए। अगर एक दिन कहीं शौक से या पिकनिक मनाने जाते हैं तो सर बहुत अच्छा लगेगा, सर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको उसी तरह के जीवन शैली में आपको जीना है, रोज रोज जाना है, उनके सुख और दुख का हिस्सा बनना है, उसके दर्दों का हिस्सा बनना है, तो मुझे लगता है एक दिन में 2 बार जाना पड़ेगा, या हो सकता है महीने में 20 दिन जाना पड़ेगा। तो आपको रोज रोज इसे पहनना खोलना ऐसा, तो मुझे लगा क्यों नहीं चप्पल में 1-2 दिन पहना तो कंफर्टेबल। सर इसके अलावा मतलब हम समझ गए ये कोई भाव भंगिमा नहीं है, ये आपके भौगोलिक परिवेश के कारण स्वाभाविक प्रक्रिया है। चलिए ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा बताइए। कलर सर नहीं बिल्कुल, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार, इंडिया अलायंस का प्रतीक है। आप किस अलायंस का प्रतीक है तो वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये तो मेरी पार्टी का प्रतीक है, ये तो मैं कहता हूँ, और मैं पार्टी के प्रतीक के रूप में इसको, और ये सहयोगियों का। लेकिन ये सर
मतलब होता है एग्रेसिव नेचर, तो मुझे अच्छा लगता है। और इसमें सर राज की बात है, बताइए बताइए। आप बताइएगा तो नहीं, कैमरा में सब सुन रहे हैं लोग। चलिए इसको हम काट नहीं नहीं काटिएगा नहीं, सुना लीजिए। नहीं मतलब बस ये लगा कि मैं सैकड़ों लोगों के बीच में भी रहूं तो लोग स्पष्ट देख सके वो गौतम कृष्ण है। स्पष्ट में कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं पहन रहा हूँ। तो कभी ऐसा हुआ कि 50-100 लोगों के बीच में रहूं तो मुझे पहचानने में किसी को दिक्कत ना हो, थोड़ा भी नाक नक्शा दिखे, क्योंकि बाल तोड़े हुए हैं, नाक भी अच्छे नहीं है, चेहरा भी ऊपर वाले ने नहीं दिया, तो लेकिन दूर से लोग कह सकते हैं वो गौतम कृष्ण है, वो लाल वाला जो पहना हुआ है, हरा वाला गमछा है। सर इसी बात है। और तो ये कभी दिलचस्प वाक्य हुआ है कि विधायक जी बैठे हुए हैं और लोग ढूंढ रहे हैं कि विधायक जी कहाँ हैं? अभी तो विधायक बने हुए मुझे 10-15 दिन 20 दिन हुए हैं, और सर्टिफिकेट। तो इससे पहले नेताजी कहाँ हैं? नहीं सर, ये नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन की वजह से मैं बता रहा हूँ। आज मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में सर मैं बता रहा हूँ, आज पिछले 3 दिन से दिल्ली में था। कम से कम सर 15-20 जगहों पे ऐसा हुआ, ऑटो पर ले जा रहे हैं, वो कहा कि पलट के सर आया है। सर मैं सही बोल रहा हूँ आपको, बड़ी दिल से बेबाकी से बोल रहा हूँ। पलट के आया कि भैया आप गौतम कृष्णा हो ना? तो मैं कहा हाँ मैं हूँ। कहा सर मैं जा रहा हूँ, और लाल वाला ये गमछा वाला डाला, चप्पल दिखा तो मुझे लगा आप होगे। रुका, वो कोई बिहार से नहीं थे, उनकी ताल्लुकात जौनपुर से थे, अयोध्या से थे, मुरादाबाद से थे, कोई मध्य प्रदेश की थी। सर अच्छा लगा कि मैं आपको ड्रेस की वजह से पहचाना। मुझे लगा सल्लाह सॉरी मुझे लगा कि ये चलो भाई जो मैं सोच के पहनता हूँ, ठीक है, थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, अच्छा है। मतलब एक छवि में आप सेट हो गए हैं? सेट हो गया, अच्छा भी लगता है। नेताजी वाले विधायक जी वाले छवि में सेट नहीं ना होंगे, आप जनता के प्रतिनिधि बन के रहेंगे? मुझे लगता है कि नेता एक सेवा की भाव से स्वीकार किया हुआ एक सिस्टम का हिस्सा बनने का एक तरीका है। तो आपका जो इरादा है वो सेवा का भाव है, आपका इरादा नेतागिरी बना वैसे नहीं। वैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, इसको साधारण शब्दों में अगर कहें तो राजनीति की जो उत्पत्ति हुई है, राजनीति विषय की जो नेता हुआ है उनका क्या हुआ है सर? मूल रूप से ये हुआ है कि जहाँ समस्याएं हुई कि संसाधन सीमित है, जहाँ संसाधन सीमित हैं और आशाएं इच्छाएं अनंत हैं, तो इच्छाएं अनंत है, जरूरतें अनंत है, ये संसाधन क्या है? सीमित है। सीमित संसाधनों को प्राप्त करने के अनगिनत इच्छाएं समस्याओं को जन्म देती है जी। और जब समस्याओं को जन्म देगी तो निश्चित रूप से विवाद होंगे, टकराहट होगा। तो ऐसे टकराहट विवाद को दूर करने के लिए जो एक विषय की पैदाइश होगी, जो लोग आएंगे सर, वो नेता है। और मुझे लगता है इसलिए ये सेवा भाव है कि उन समस्याओं का निदान खोजना है मुझे, उनमें समस्या नहीं बनना है, अपनी सुविधा नहीं देखना है। तो गौतम कृष्ण समस्या को सुधार में योगदान दे सके तो मेरी उपलब्धि होगी। उन सुविधाओं का मैं लाभ ना उठा करके चला जाऊँ, मैं विधायक बनूं, एक कमीशन खा लूँ, मैं विधायक बनूं, बड़ा सा ठेकेदारी भट्टेदारी अपने नाम करवा लूँ, मेरे इतने प्रॉपर्टी है, मैं बड़ा प्रॉपर्टी बना लूँ, बैंक बैलेंस बना लूँ, सारा ऐसे मौज किया। तो मैंने कहा मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा है इसी से जो आप बात कह रहे हैं। आपके पास तो पर्याप्त बहाना है कि मैं विपक्ष में हूँ, कर ही क्या सकता हूँ, सरकार पर आरोप मढ़ सकते हैं जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर, और 5 साल चैन की नींद सो सकते हैं, वो तो नहीं होगा। कहता है कि सर अगर जिम्मेवारियों का एहसास आपको पद नहीं देता है, जिम्मेवारियों का एहसास आपकी नैतिकता देती है। आपका नैतिकता क्या कहता है? नैतिकता अगर कहता है कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी आशाओं के केंद्र में है, उसके सुख और दुख के हिस्सा के एक हिस्सेदार हैं, तो बहाना कभी नहीं होगा। अगर आपको लगता है नहीं मेरी नैतिकता यही अलाउ करती है, चादर डाल के सो जाऊं, कुछ कमीशन काट के पैसा बना लूं, अगले चुनाव का गुंजाइश कर लूं, अंतिम में समय आएगा तो हिंदू मुसलमान जाति धर्म मजहब की नाराओं से पाट दूं और ओजस्वी तेजस्वी भाषण दे करके लोगों को उन्मादी बना दूं। अगर ऐसा इरादा है तो आपको मुबारक हो, लेकिन गौतम कृष्ण को ऐसा नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ मैं हर 6 महीने के बाद अपने जितने भी महिषी विधानसभा के कार्यकर्ता लोग होंगे उनको मैं बैठाऊंगा और कहूंगा कि भैया आप समीक्षा करो इस विगत 6 महीना में गौतम कृष्ण ने क्या किया है। तीसरे नहीं होंगे, मेरे पार्टी के ही लोग होंगे और पार्टी के लोगों से ही मैं कहूंगा कि आप समीक्षा कीजिए कि इस 6 महीना में गौतम कृष्ण ने क्या किया। चलिए, पार्टी के लोगों के साथ तो एक बाध्यता होगी जी हुजूरी की, लेकिन हमारे साथ नहीं है। आप हमारे चैनल पे ये बात कह रहे हैं तो हर 6 महीने में हम हिसाब लेने आपके पास पहुंचेंगे। मुझे लगता है हे प्रभु, अगर आप आएंगे
तो मुझे बेहद खुशी होगी और मैं कहूँगा आप ही मत आइएगा, आप लेकर अपने साथ कई चैनल को लेकर आइए और मैं हिसाब भी दूंगा अपना भी और उन अधिकारियों का भी जो अधिकारी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किए हैं, जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किए हैं, जो अधिकारी सरकारी दाल रोटी और मजे तो मार रहे हैं लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि जनता के द्वारा टैक्स के पैसे से मैं मलाई खा रहा हूँ और जनता को अंग्रेजी जमाने के जो 1947 से पहले के अंग्रेजियत भारत थी, जो ऑफिसर मतलब लगता था ये डांट फटकार इधर उधर, वो वाला नहीं, उनका भी हिसाब लीजिएगा सर। बिल्कुल लेंगे। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत दिलचस्प बातचीत हुई। वक्त का अभाव नहीं, थोड़ी और बातचीत करते, लेकिन वादा है 6 महीने बाद फिर हिसाब लेने जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आप तो बोले कि मुझे पर्याप्त समय दीजिएगा सर, सर और कुछ बातचीत होने दीजिए, हमारे समय की बात देता है, अच्छा लग रहा है। चलिए तो हम फिर एक बार आएंगे और हमारे अलग अलग कार्यक्रम है अलग अलग सेगमेंट में, तो उनसे मैं हमेशा वेलकम करूंगा सर, हमेशा वेलकम करूंगा। और 6 मंथ के बाद ये वादा रहा सर, मैं चाहूंगा और आप मीडिया के भाइयों के साथ, क्योंकि मैं सर चाहता हूँ मैं किसी को संतुष्ट करने के लिए मैं विधायक नहीं बना हूँ। मेरी अंतरात्मा कह देगी कि हाँ बेटा गौतम कृष्ण, तुमने जिस महती चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े थे उस अंतरात्मा से तुम कहो कि उसकी जिम्मेवारियों को निर्वहन करने में आपने क्या योगदान दिया। मेरी अंतरात्मा क्या कहती है, दुनिया का सबसे बड़ा जज सर यहाँ बैठा हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी कामना है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर संतुष्ट होकर चैन की नींद हर रात सो सके, ऐसा आप काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कशिश न्यूज़ परिवार को थैंक यू सर, और दीपक भैया को दिल से शुक्रिया प्रणाम, और फिर आमंत्रित करता हूं 6 महीना के बाद हिसाब किताब कार्यक्रम में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अगले एपिसोड में एक और खास व्यक्ति रहेंगे और उनसे कुछ खास बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए कशिश न्यूज़।